और अभी हमने देखा कि इनके यहाँ के आधे से ज़्यादा बंदे फूटे पड़े थे। 40 बीवियों से लगभग 600 बच्चे हैं, मतलब हर बीवी का, और जितनी सुंदर लड़कियाँ उतनी काऊ देनी पड़ेंगी। भाई मुंह फेर के बैठ गई, मुंह फेर के बैठ गई, कह रही बैठा रहा है। बोलो कुछ है नहीं, जो तुम्हें मिले ले लो। प्रोटीन बार चॉकलेट मिली, बोले हमें वो भी लगे। यहाँ पर जो गोरियाँ आती हैं उनको पड़ा, मतलब अकेले में कहीं पर्सनली का पहले लाउंज वाले आए कि भाई आपके नाम की अनाउंसमेंट हो रही है, और फिर आ गए तो ये अफ्रीका है भाई, ध्यान रखना आप कभी आओ। तो भाई स्वागत है आपका तंजानिया में। इस वक्त हमें मसाई ट्राइब के एक घर में, जो कि है तंजानिया के नॉर्थ साइड में, और अब ट्राइब्स में है तो आपको शावर वावर ये तो मिलने नहीं वाला। इवन के जो बाथरूम था वहाँ पर भाई डब्बा बाल्टी के साथ भी पानी नहीं आ रहा था, मतलब तो भारी नहाना पड़ रहा है, और दिन की शुरुआत ऐसे करनी पड़ रही है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। आज हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जो अफ्रीका के इतिहास में बहुत ही क्रूरता के नाम से जानी जाती है, और अफ्रीका से अगर कोई डरता है तो उस जगह का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, और वो जगह है युगांडा। तो आज हम जाने वाले हैं युगांडा, जहाँ पर 1972 में भारतीयों पर, एशियंस पर, जिसमें से मूलतः भारतीय लोग थे, उन पर बहुत क्रूरता की गई। और वो क्रूरता की थी एक मिलिट्री शासक इदी अमीन ने। इदी अमीन का नाम सब लोग जानते होंगे, जो भी लोग इतिहास को जानते हैं, और जो भी लोग 30 से 40 साल पुरानी बातों को जानते हैं, इतिहास को जानना चाहते हैं और अफ्रीका से डरते हैं, वो इदी अमीन को ज़रूर जानते हैं। और इदी अमीन ने 1972 में लगभग 80,000 एशियंस को भगा दिया था, मतलब बहुत बुरा हाल किया था। और अगर किसी के हाथ में उंगली में अंगूठी थी, कड़ा था, उसका हाथ ही काट लिया था, ऐसा कहते हैं। और बहुत ही क्रूरता की थी, और वो क्रूरता इतिहास में मतलब भुलाई नहीं जा सकती। और जो भारतीय शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो जानते होंगे, जो पुराने वहाँ रह रहे हैं, कि क्या हाल हुआ था उस वक्त। और लगभग 80,000 लोग छोड़ के चले गए थे युगांडा को, और उस वक्त युगांडा में भारतीयों का कहते हैं राज होता था, इसीलिए इदी अमीन ने उनको वहाँ से निकाल दिया था। उसकी कहानियाँ जो सुनते थे कि इंसान को खा जाता है मार के, और उसी वजह से लोग कहते हैं कि अफ्रीका में तो भाई बंदे को मार के खा जाते हैं। तो वो जो अफ्रीका को बंदे को मार के खा जाते हैं ना वाली कहानी, वो इदी अमीन से शुरू होती है, और हम जा रहे हैं उसी युगांडा में। मज़ा आने वाला है। लेकिन कहते हैं कि अभी भारतीयों ने दोबारा से राज कर दिया। भाई भारतीय तुम भी कमाल हो यार। और अगर आप पिछली वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस वक्त हम हैं तंजानिया में। तंजानिया के एंगारुका गांव में हैं हम, और यहाँ पर रुके थे हम अपने मसाई ट्राइब के घर। बहुत मज़ा आया भाई। रात को इनका कल्चर देखा, इन लोगों का खाना पीना देखा, सुबह नाश्ता किया, और ओपन में ही नहाना पड़ा। ये बकरियाँ, बिल्लियाँ, कुत्ते, मुर्गियाँ, इनके बीच में रहे हम, और इन प्यारे प्यारे बच्चों के बीच में रहे। हेलो, देखो कितनी सुंदर बच्ची है ये देखो। बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के बीच में हम रहे। देखिए यार, ये अफ्रीका के ना बच्चे कमाल के हैं। बच्चे ना बड़े प्यार से आते हैं यार आपके पास। और जैसे कहीं चले जाओ ना, हम लोग गोरे वगैरह, तो अपने बच्चों को अगर आप टच भी कर दो ना तो पता नहीं भाई क्या कर दे, मुकदमा भी कर दे आपके ऊपर। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, ये देखो स्माइल फ्री है इनकी। बाय बाय, सी यू सून। Welcome again at my country. Thank you, and you are welcome to India anytime. Maybe one day again you can back in my village. Yeah, I will Sure. invite you a lot. thank you. Sure. In my village there is one tribe, Masai, Uh-huh. only Masai. Only Masai. But we have a few tribe again. Okay. But only big number of people say here is Masai. Masai. Yeah. So Masai are friendly of people. Yeah. Not I saw easy this. for anyone. Yeah, I am So seeing. you're welcome. We love you. Thank Feel you. free my village again. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Again. See you soon. Thank you. और मेरे साथ है मेरा प्यारा छोटा भाई परमवीर बेनीवाल। क्या हाल है? बढ़िया है। हम तो हाल काफी दिन बढ़िया। जंगल में बिताने के बाद अब एक दोबारा सिविलाइज जिंदगी जिएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे। तो यहाँ से हम जाने वाले हैं भाई एयरपोर्ट। लगभग 4 घंटे लगेंगे, और लगेगा थोड़ा सा पाउडर का मतलब यार धूल मिट्टी इतनी थी ना आते हुए, आपने हाल देखा होगा। ये वो जगह है भाई, रात को हम बारबेक्यू कर रहे थे यहाँ पर, बैठे रहे इन लोगों के साथ। बहुत बढ़िया लगा इनका कल्चर देख के, और हमें कुछ अच्छा लगता है उस कल्चर में, कुछ अजीब लगता है, कुछ बुरा भी लगता है। तो
इसीलिए अलग अलग कल्चर को हम लोग देखते हैं और कुछ सीखने को मिलता है। मतलब बुरी बातों से भी सीखने को मिलता है हमें और अच्छी बातों से भी हमें सीखने को मिलता है। बुरी बातों से तो यही है कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, या हम अपने कल्चर में कभी इस चीज़ को एडॉप्ट नहीं करना चाहेंगे। जैसे कि एक बात भाई ने बताई थी यार, मेरा तो मतलब ना दिमाग अभी तक सोच के ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसे लोग हैं। कह रहा था मतलब कि वो डंडी एक होती है, इनके हर किसी के हाथ में होती है मसाई के, तो डंडी होती है। कहता अगर वो आपके घर के मतलब आपकी वाइफ के कमरे के बाहर पड़ी है तो आप इट मीन्स कोई आपकी वाइफ के साथ सो रहा है और हम देखते हैं अच्छा डंडी है, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते, सो रहा है और वो कोई भी हो, किसी ट्राइब से आके, मतलब होना मसाई चाहिए। और मसाई क्या होना चाहिए यार, मसाइयों की जो आबादी है पूरे वर्ल्ड में लगभग 20 लाख तो है ही, लगभग 20 लाख है। तो मतलब 20 लाख लोगों में से आपकी एज जेंडर का कोई भी आएगा, आपकी बीवी के कमरे के बाहर डंडी रखेगा और रोक के काम, वाह भी वाह। ये तो मतलब हमारे कल्चर में नहीं हो सकता, ना हम इसको बर्दाश्त कर सकते, ना मतलब हमारे हजम होती बात। और इन मसाइयों में होता भी ऐसे ही है। जैसे मान लो ये तो वो घर है और जहाँ पर 2 हट्स बनी हुई हैं, लेकिन ये तो एक हट है और एक किचन है और बाथरूम वगैरह है। लेकिन अगर 2 हट्स हैं तो इट मीन्स उसकी 2 बीवी हैं। और मसाइयों में कभी भी मतलब पति पत्नी के साथ नहीं सोता, पति अलग सोएगा, पत्नियाँ अलग सोएंगी। तो अगर किसी पत्नी को अपने पति के पास आना, वो आएगी और फिर रात को चली जाएगी, और फिर दूसरी को आना, वो आएगी रात को चली जाएगी, लेकिन ये सोएंगे अलग अलग तीनों। खैर कल्चर किसी वजह से बने होंगे, हमें अपने कल्चर को मतलब इसीलिए इंडियन कल्चर ना दुनिया में बहुत जाना जाता है। इसीलिए हमारा कल्चर आप देखो कितना बढ़िया, हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, इमोशन हमारे जो हैं वो एक दूसरे के प्रति बहुत होते हैं। तो वो, और एक अच्छी बात ये लगी कि कल जब हम रात को बैठे थे तो 2 बॉटल साइज जिन की जो हमारा दोस्त एलन लाया अपने इन लोगों के लिए, उसमें 2 बॉटल्स में से एक बॉटल दी गई जो बड़े थे उनको, एक बॉटल दी गई जो जवान लोग थे उनको। मतलब कि ये आपस में जवान और बूढ़े आपस में साथ नहीं बैठते, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई जब भी आदमी अल्कोहल पीता है तो कहीं ना कहीं उसके ना दिमाग में कुछ ना कुछ मतलब बात चलती है और वो हंसी मजाक करता है या कोई ना कोई बदतमीजी कर दे। हंसी मजाक से तो बदतमीजी हो जाती है ना कई बार। तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े छोटे की यहाँ पर हमारे कल्चर में, कि बड़े को कोई मतलब मजाक ना करे, इसलिए बड़े अलग पीते हैं, छोटे अलग पीते हैं, आपस में हम एक साथ नहीं पीते। तो ये सीखने की बात है। हमारे वहाँ पर ये अलग कल्चर है, हमारे वहाँ बड़े छोटे इकट्ठे बैठ जाते हैं, फिर एक दूसरे से मजाक करते हैं, वो ठीक है नहीं। तो ये अच्छा लगा, वो बात हजम नहीं हुई। खाना पीना तो इंडियंस और इनका सेम सही है, लेकिन अगर आप गाँव वगैरह में आओगे तो फिर खाना पीना ऐसे ही है यार कि जो मिल जाए। बट यहाँ पर खाना पानी, अब ये लोग थोड़े से सिविलाइज्ड हो गए हैं। पहले ये नोमैडिक थे, बिल्कुल ही खाना बदोश थे, अब लेकिन सेमी नोमैड हो गए हैं। पानी आ गया, बिजली आ गई, सोलर आ गया है, तो बहुत ज़्यादा अब वो गांव वाली पिछड़ेपन वाली बहुत ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि शहरों से चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। मामा मामा बोले से रही है भाई, हम चलने की तैयारी में हैं। और मम्मा अगेन भाई, व्हाट यू डू? बाय बाय मामा, सी यू सून। भाई हम यहाँ से चल रहे हैं, लगभग 4 से 5 घंटे का रास्ता है अब एयरपोर्ट जाने का। देखते हैं टाइम से पहुँचा दे, पोर्टर लगाए भी ना तो। ओ भाई ये देखो कहाँ थे हम, रोड ना रास्ते, रिचार्ज कराना था, रात को निकले भाई, हालत ऐसी। और एलन तेज चला रहा था बाइक, मैंने भाई हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे, बाइक धीरे चला जरा। और अभी हमने देखा कि इनके यहाँ के आधे से ज़्यादा बंदे फूटे पड़े थे बाइक की वजह से। किसी का मुंह फूटा पड़ा है, किसी के पैर फूटे पड़े हैं, आधे क्या जितनों को हम मिले सारे फूटे पड़े थे बाइकों से। यहाँ पे हाल देखो ना, बाइक कैसे चलेगी इन रास्तों पे, टूटना तो है ही। मैप में अभी मैंने देखा है यहाँ से 255 किलोमीटर है। हाँ, और 4-4.5 घंटे दिखा रहा है। मतलब 5 बजे हम पहुँचेंगे, 7:30 की फ़्लाइट है, और 2 घंटे पहले वो बंद कर देंगे, राइट? उन्होंने लिखा हुआ है एयरलाइन वालों ने, युगांडा एयरवेज वालों ने, कि हम 2 घंटे पहले बंद कर देंगे चेक इन। तो बस हमारे पास पूरा टाइम है। अब कहीं कुछ हो गया 19-20 तो फंसे। ये गायें देखो आप, कितनी सारी है ना, और ये एक ही बंदे की है गाय। यहाँ पे गायों से रईसी मानी जाती है, जिस पे जितनी गायें हैं उतना वो अमीर है। ये भाई इनका शहर का डाउनटाउन, कितने लोग यहाँ पर हैं। ये मेन अड्डा है यहाँ का, और ये है मोटा बाम्बू रोड है, मोटा बाम्बू की तरफ जाएगा। यहाँ से आरूषा, फिर एयरपोर्ट। अभी बहुत लंबा सफ़र हमने तय करना है। ओ तेरी, देख लो भाई, कहीं रोड तो दिखता ही नहीं। रोड दिख रहा है कहीं आपको? गाड़ी बड़ी है ना तो निकल जाती है, नहीं तो भाई छोटी गाड़ी हो तो फंसी जाए।
हालांकि हम अपनी फ़्लाइट के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा नज़ारा मुझे दिखा जो कि यार बहुत देर हो गई थी यार मैं देखते देखते। शायद कैमरा आपको दिखा पाए या ना दिखा पाए, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह है ना मेरे सामने, तो मैं उतर ही गया आपको दिखाने के लिए। इतनी खूबसूरत जगह है जिसे मैं बहुत देर से देख रहा था। कमाल की खूबसूरत जगह है, ग्रीन 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 सारी जगह, ग्रीन पहाड़, खाली, खूबसूरत, विदाउट पॉल्यूशन। लो भाई, वाटर रोड, मसाज रोड वो ख़त्म हो गया और हम चढ़ गए हैं मेन रोड पर। अब की बार पता नहीं कितना वाटर लगा है, लेकिन यहाँ से अभी एयरपोर्ट है 170 किलोमीटर की दूरी पर, और जो गूगल मैप है वो दिखा रहा 3 घंटे, 2 बजे से ज़्यादा बज चुके हैं ऑलरेडी, और हमें हर हाल में 5 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुँचना है। देखते हैं क्या होता है। ये देखो, पता नहीं पूरे अफ्रीका में ये क्या बात है कि जो इनके अंदर के रोड तो बहुत ख़राब है, और मेन रोड देखो कितने इनके बढ़िया हैं। और वो भी एक मेन रोड था जो बहुत लंबा, मतलब 50-60 किलोमीटर अंदर था, लेकिन कहीं भी पक्का नहीं था। और यहाँ देखो ये रोड कितना साफ़ है, कितना अच्छा बना हुआ है। लो भाई, एक बात और सुन लो, ये जो हट्स हैं वो दिख रही होंगी, ये हट्स हैं स्कूल की, मतलब ये एक स्कूल है। और यहाँ पर इन घरों में एक बंदा रहता था जिसकी 40 बीवियाँ हैं, और उनका नाम था ओलाई बोनी। अभी वो गुजर चुके हैं, और 40 बीवियों से लगभग 600 बच्चे हैं, मतलब हर बीवी का 15 बच्चे। ऐसा पॉसिबल मुझे भी नहीं लग रहा था, परमवीर को भी नहीं लगा। हमने गूगल भी किया, आप लोग भी ज़रूर करोगे, लेकिन ये सत्य है। बट होता क्या है कि हर 15 बच्चे जो हैं वो इनके कल्चर की वजह से, जो बात कल हुई थी, वो इन कल्चर की वजह से उसके नहीं है, बायोलॉजिकल। जैसे उनके दोस्त आए, वही डंडी वाला खेल, डंडी बाहर रखी, सो गए, किसके कौन बच्चे हैं पता नहीं, तो वो डंडी वाले खेल की वजह से उस बंदे के हर बीवी से लगभग 15 बच्चे हैं, और 40 बीवियों के साथ 600 बच्चे हैं। और 600 बच्चों के लिए जो भी पढ़ना चाहता है, गवर्नमेंट ने उनके लिए स्कूल बना दिया एक ही बंदे के लिए, और उसका पूरा का पूरा गाँव है, मतलब पूरा गाँव बसा हुआ है उनकी बीवियों से, उसके घर से। अभी वो गुजर चुका है। ये वो जगह है ओलाई बोनी, आप सर्च कर सकते हैं। अगर कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो भाई कमेंट में भी बता देना कि हाँ उनके बारे में कुछ मिली है। अब नाम की स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना। ये है तंजानिया, ये है इस जगह का नाम। वही चलते हैं आगे, हम ऑलरेडी लेट हैं। तो जैसे कि आप लास्ट वीडियोस में देखते आ रहे होंगे, और आपको शायद हमने बताया भी होगा कि जो मसाई कल्चर है वो काउस के आगे पीछे घूमता है, मतलब हर चीज़ इनकी, दान दहेज हर चीज़ इनकी काऊ है। तो इन्होंने बताया कि भाई, मैंने कहा क्यों, क्या वो क्रेजी था, क्यों कर रहा था इतनी शादियाँ और क्या था ऐसा। इन्होंने बताया कि 90 साल में वो गुजरा है, और उससे पहले भी वो यंग लड़कियों से मैरिज करता रहा। तो वो इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत सारी काउस थी, और हर चीज़ यहाँ पर जो है अफ्रीका में, और भी बहुत सारी जगह हमारे देश को छोड़ के, जो कल्चर है वो ये है कि लड़के वाले लड़की वाले को दहेज देते हैं उल्टा, ठीक है। तो लड़के वालों को देना पड़ता है लड़की वालों को, अगर आपके पास बहुत सारी काउस है, काउस ही इनका पैसा है, तो गायें देनी पड़ती हैं, मतलब मिनिमम 20 हैं। और बिल्कुल ही कोई लड़की ऐसी हो बेचारी जो ब्याह ही ना जा सकती हो, तो 1-2 तो फिर भी देनी पड़ेंगी उसके लिए भी, और जितनी सुंदर लड़कियां उतनी काऊ देनी पड़ेंगी। तो बहुत सारी उनके पास काऊ थी, इसलिए वो मैरिज करते चले गए, और इन्होंने बताया हज़ारों गायें थी उनके पास। तो ये यहाँ का कल्चर है। तो हमें अभी पुलिस ने रोक लिया था, और ओवर स्पीडिंग के लिए कह रहा था, जबकि हमारी ओवर स्पीडिंग देखो कितनी फास्ट है। मीटर ही काम नहीं कर रहा, योर मीटर इज नॉट वर्किंग। No, bro. It's working. Then how do you know you were on the 50? I know. How? Because it's my car. We have connection. ओवर स्पीड के लिए पुलिस ने पकड़ लिया। पहली बार इस बार ईस्ट अफ्रीका में ऐसा हुआ है कि मैंने रिश्वत देते और लेते किसी को देखा हो, और वेस्ट अफ्रीका में तो रिश्वत के बिना कुछ हो ही नहीं रहा था। ईस्ट अफ्रीका में शायद मुझे 10 दिन हो गए। 10 दिन में पहला हादसा हुआ है कि रिश्वत लेते हुए मैंने देखा किसी को। दी तुम पुलिस रोकती नहीं देता था, अच्छा। उससे पहले मदारी में भी, ज़ाम्बिया में भी। है पर यहाँ रिस्पेक्टफुल है। यहाँ पे बोलेंगे कि भी कुछ है देने के लिए, बोलो कि नहीं है तो बोलेंगे सर हैव अ गुड डे। अच्छा, अपने मन से दे दो। वेस्ट अफ्रीका में तो बोलेंगे गिफ्ट दो, ओ भाई यहाँ पे वैसे नहीं है, रिस्पेक्टफुल है। मेरे साथ गिनी कोनाक्री में क्या हुआ कि मैं इमिग्रेशन पे पहुंचा, तो मेरे को इमिग्रेशन पे, मैं फॉरेनर था, मुझे अलग से उन्होंने बोला कि भाई उस कैबिन में चला जा तू। तो मैं जब उस कैबिन में पहुंचा तो वहाँ पर वो मैडम बैठी थी, हाँ। तो मैंने कहा हाँ बताओ,
तो वो भी नहीं बोली कुछ, मैं भी नहीं बोला, मेरे को पता था ये तो, मैं आदी हो गया था, मैं लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया था मुझे अफ्रीका में। तो कहती हाँ, मैंने कहा है ही नहीं मेरे पास, मैंने दे दिया ऑलरेडी। भाई मुंह फेर के बैठ गई, हाँ, मुंह फेर के बैठ गई, कहती बैठा रहा। मैंने कहा भाई वीज़ा है, मैंने वीज़ा के पैसे पे कर दिए, तुझे किस बात के दूँ? कहती बैठा रहा। फिर मैंने उसे कहा भाई मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो कहती मेरा पासपोर्ट दिखा के मुझे, कहती हाँ तू गरीब है, ये स्टैम्प देखिए, वीज़ा देख। फिर मुझे हंसी भी आई। फिर मैंने आई थिंक उससे पहले थोड़े बहुत करेंसी बची हुई थी आइवरी कोस्ट की, हाँ, तो मैंने वो देने की कोशिश की, वो भी नहीं ली, वो बहुत कम बन रही थी, $2-5 $7 बन रहे थे, वो भी नहीं ली उसने। और फिर उसको मैंने शायद $20 दिए, तो बैठ गई मुंह उधर करके, कहती भाई बैठा रहे। मैंने कहा यार ये क्या बात है, दे के छूटना पड़ता है वहाँ, तो बड़ा पंगा है। मेरे को पता था नहीं छोड़ेंगे, मेरे साथ भी किन्हीं को आखिरी में आया, तो मैं पैसे वैसे तो जुराब में छुपा लेता था, और बैग में, चेक इन बैग में मेन सामान डाल दिया, कुछ भी जरूरी महंगा सामान छोटे बैग में डालता था, क्योंकि सिक्योरिटी चेक वाले रोक लेते थे कि नहीं, ये दो इसमें से। तो मेरे बैग में कुछ नहीं था, ना मैंने पैसे छुपा रखे थे जेब में, तो मेरे को ही बोले कि भी दो कुछ दो, मैं बोला कुछ है ही नहीं, जो तुम्हें मिले ले लो। प्रोटीन बार चॉकलेट भी ली, बोले हम वो भी ले गई? प्रोटीन बार भी ले ली। मैं सोचा ये तो क्या ले गए, वो भी नहीं छोड़ी। तो भाई साहब ये अफ्रीका है, मजा है, लेकिन पैसे दो ना इन्हें, फिर कुछ भी कर लो। घाना में मेरा बैग भी चेक नहीं किया था, मतलब वो चेकिंग करे तो सबकी। तो मेरे दोस्त ने कहा भाई जो मुझे छोड़ने आया, कह रहा कुछ दे दे, मेरे को तो पता ही था, दे के काम निपटाओ। $2-5 मतलब 100, 2-5 भी नहीं, $100 इंडिया के मैंने दिए, बैग भी चेक नहीं किया, कैसा ले जाए ऐसे ही। कमाल है अफ्रीका में भाई। अगर आप कभी आ रहे हो ना, खासकर एयरपोर्टों पे, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो आप जो भी वीज़ा, जो भी ETA, जो भी चीज़ है, उसकी फ़ोटोकॉपी जरूर रखना अपने साथ। और दूसरा $5 $10 के चेंज जरूर लेके आना, हो सकता है आपको इमिग्रेशन वगैरह पे कहीं भी पैसे देने पड़ जाएं। स्पीड ना यहाँ पर जगह जगह लिखी आ रही है, ये जो स्पीड है ना, ये 80 बना दी, ये है 50। तो जो शरारती बच्चे होते हैं वो यहाँ पर ऐसा काम कर देते हैं, 50 के बोर्ड को 80 कर दिया। हमें लगभग हो गए 3 घंटे चलते हुए, और जो स्पीड लिमिट है ना यहाँ पर रोड्स की, वो 50 से ऊपर नहीं है। एक जगह तो हम रिश्वत भी दे चुके हैं, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी वहाँ पर हमारी। तो लगभग 4.25 घंटे नॉन स्टॉप चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं किलीमंजारो एयरपोर्ट पर, और अभी जो है वो टाइम हुआ है शाम के 5, और ये सामने है एयरपोर्ट, किलीमंजारो एयरपोर्ट है ये। और यहाँ पर जो माउंटेन है किलीमंजारो, उसके नाम पर ये एयरपोर्ट है। और बालों में मिट्टी मिट्टी हो गई है, हालत बहुत ख़राब हो गई। और हमारी कार देखो यार, ये देखने में तो ऐसा लग ही नहीं रहा था नॉन स्टॉप ही आ जाएगी, बहुत तगड़ी कार है। मेरे को लगता है देखो, इंजन के अलावा 2 ही चीज़ है, मतलब एक इंजन गाड़ी में और एक टायर सही होने चाहिए। तो इसके जो टायर है ना, वो बिल्कुल थोड़े नए हैं, मतलब जान है अभी टायरों में। तो टायर और इंजन ठीक होना, फिर गाड़ी आपको कहीं भी ले जा सकती है। ये हमारे भाई की कंपनी, आप कभी भी आना चाहें, ये बहुत बढ़िया आदमी हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, या आप मेरे को डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और मैं एक कंपनी का नंबर भी दे दूँगा, उनसे भी कर सकते हैं। तो ये आपको मिलेंगे यहाँ पर हमेशा, और बिल्कुल फेथफुल आदमी है ये, ठीक है, आप आ सकते हैं इनके साथ। इट्स लाइक ब्रदर। Yes, bro. ओके, सी यू सून, I will miss you, bro. नेक्स्ट टाइम। You're the best. You're on your 3rd मैरिज, राइट? 2 शादियाँ कर रखी हैं। Your passport is from where? My passport is from Tanzania. And from Spain, you were saying? Yes, I have a Resident permit? Yes, card I have. With me. No, you have a resident card from where? From Spain. From Spain. Yeah. Spain का resident card भी है इनके पास। होता क्या है ना, मतलब बता ही देता हूँ आपको, यहाँ पर जो गोरियाँ आती हैं, उनको बड़ा मतलब, अकेले में कहीं पर्सनली कभी बताऊंगा आप लोगों को कि क्या सीन होता है। उनको मतलब बहुत चाह है इन अफ्रीकियों से मिलने की, आप समझ ही रहे होगे कैसे मिलने की। तो ये जो है अफ्रीकी कई बार उनसे शादी कर लेते हैं, मतलब वो इनसे शादी कर लेती हैं, तो करना चाहती हैं। और ये लोग बहुत बार रेजिडेंट हो जाते हैं जिस भी कंट्री की वो लड़की होती है। तो ये हमारा भाई भी स्पेन में इनकी एक वाइफ है, पोलैंड में इनकी वाइफ है, एक यहाँ शादी करना चाहता है ये। क्या, मैंने कहा भाई कैसे? कहता मैं मसाई हूँ, मैं कितनी भी कर सकता हूँ। तो ये मसाई कल्चर था और ये अपने मसाई दोस्त थे। और ठीक है यार, अपना अपना कल्चर है। मैं बार बार कहूँगा, पता नहीं क्यों कल्चर बनते हैं, किस सिचुएशंस में ये लोग रहे थे, हमें नहीं पता कैसे क्यों ये सब हुआ। तो खैर, अपना सफ़र यहाँ वाला तो आगे बढ़ाते हैं। Thank you so much, brother. पावरफुल मैन, वी विल मिस यू, बाय बाय। You too, bro. Bye bye. छोटा सा एयरपोर्ट है, ये डिपार्चर स्क्रीन, और हमारी जो फ़्लाइट है
वो जाएगी काउंटर नंबर 4 से। चेक इन स्टार्ट हो गई है और बोर्डिंग पास हमने ले लिया, बहुत जल्दी मिल गया बोर्डिंग पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और वैसे भी ऐसे देशों में कौन जाता है, युगांडा वगैरह में कोई टूरिस्ट वगैरह तो बहुत ज़्यादा जाते नहीं। इमिग्रेशन हो गया और सिक्योरिटी भी हमारी हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी तरह की। लेकिन एक एक्सपीरियंस मिला, वो ये मिला कि यहाँ पर जो करेंसी थी यहाँ की लोकल, हमारे पास जो शीलिंग्स बचे थे तंजानियन, वो इन्होंने रिप्लेस नहीं किए, एक्सचेंज नहीं किए हमसे। मतलब हमें यूएस डॉलर्स चाहिए थे, हम क्या करते हैं यहाँ की करेंसी का, तो यूएस डॉलर दिए नहीं, लगभग 40 से 45 यूएस डॉलर ही बनते। तो परमवीर गया तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहे हम तो $500 रोज़ की लिमिट का दे सकते हैं और वो हम दे चुके हैं, हम नहीं ले रहे करेंसी, अपनी करेंसी जाने दे रहे हैं यहाँ से। लगभग इनके हिसाब से हमारे पास 1 लाख शीलिंग से ज़्यादा हैं और कहते जाने दो भाई। और इस वक्त खड़े हम डिपार्चर हॉल के अंदर, बहुत ही खूबसूरत छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। और हम जाने वाले हैं इधर लाउंज में, जो कि प्रायोरिटी पास से हमें मिलने वाला है। तो भाई हम आ गए हैं लाउंज में और ये लाउंज का फर्स्ट एक्सेस है और बहुत ही खूबसूरत बना रखा है। अच्छा, प्रायोरिटी पास का भी एक फंडा है, कहीं कहीं तो बहुत ही खद्दड़ होते हैं, कहीं कहीं मतलब चलता ही नहीं वो किसी किसी देश में तो, और कहीं कहीं बहुत बढ़िया होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एंट्री थी और ये देखो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। अफ्रीका में जहाँ जहाँ है, आदिस अबाबा में था तो बहुत बढ़िया सब कुछ था, और यहाँ पर भी देखो खाना पीना और सब कुछ बहुत बढ़िया यार। इतनी वैरायटी शायद ही कहीं आपको मिले किसी प्रायोरिटी पास लाउंज में फ्री के खाने में। और चिकन, मटन, रोस्टेड पोटैटो, वेजिटेबल्स सब कुछ है, जूस, विस्की, अल्कोहल, हर तरह का वाइन वुइन सब कुछ मिल रहा है। तो भाई ये कॉफ़ी जिसकी शायद हमें बहुत ज़रूरत है। अभी हमारी फ़्लाइट को अभी पौना घंटा बचा है, हमें एयरलाइन वाले ढूंढते हुए आ गए। हम बैठे थे लाउंज में जैसे कि आपको पता ही है, और आगे भाई कह रहे भाई पहले अनाउंसमेंट हुई है हमारे नाम की, पहले लाउंज वाले आए कि भाई आपके नाम की अनाउंसमेंट हो रही है, और फिर आ गए ये एयरलाइन वाले कह रहे भाई जल्दी चलो हम गेट बंद कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले ही गेट बंद होते हैं। हमने बोला कि भाई गेट कैसे बंद हो सकता है, कह रहे भाई यहाँ जल्दी फ्लाइट लैंड करे तो हम जल्दी भेज देते हैं। तो ये अफ्रीका है भाई, ध्यान रखना आप कभी आओ तो बहुत टाइम से आ जाना। इथियोपियन एयरवेज का जहाज आया बहुत बड़ा, ये है युगांडा एयरलाइन जिस पे हम जा रहे हैं भाई। सिर्फ 1.25 घंटे की फ्लाइट है जो हमें युगांडा पहुंचा देगी, और इसका फेयर हमें पड़ा है लगभग 22,000 भारतीय रुपए, 246 यूएस डॉलर्स। भाई साहब फाइनली हमने फ्लाइट में बोर्ड कर लिया है, और अभी 7 बजने में 5 मिनट है, 7:30 का इस फ्लाइट का टाइम है, और 35 मिनट पहले ही उड़ा रहे हैं भाई। ये है अफ्रीका। और लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था नाइजीरिया में कि मुझे अबूजा जाना था, मेरा कनेक्शन था शायद आदिस अबाबा से, और इन्होंने क्या किया, अबूजा की जगह पहले फ़्लाइट लेके कानो और फिर कानो से अबूजा, मतलब 1.5-2 घंटे का फ़र्क डाल दिया, अपने हिसाब से ही लेके फ़्लाइट उड़ा के। तो ये अफ्रीका के मज़े हैं, कुछ नहीं पता कब क्या होगा। 35 मिनट पहले ही अनाउंसमेंट कर दी कि हम जा रहे हैं, और हमारे को ढूंढ रहे थे बुरी तरह से। फ़्लाइट वाले पहले अनाउंसमेंट कर रहे, मुझे लगा वो हमें भगाना चाहते हैं ये हमें लगा लॉन्च वाले भगाना चाह रहे हैं, मतलब मुझे पर्सनली लगा, मैंने कहा यार ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, भगा क्यों रहे हैं हमें, अभी तो बहुत टाइम है। मुझे था 7:30 बजे की फ़्लाइट है, तो 7 बजे आराम से उठेंगे, गेट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई 35 मिनट पहले ही फ़्लाइट बोर्ड की अनाउंसमेंट कर दी, और ये फ़्लाइट है युगांडा एयरलाइंस की, और हमारे को लगभग 1 घंटे में पहुंचा देगी युगांडा। तो अभी फ़्लाइट को उड़े हुए हुआ है लगभग आधा घंटा, और ये कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स लेके आए हैं, और मैंने लिया है ये चिकन सैंडविच और जूस, चिकन से स्टफ़ कर रखा है सैंडविच को। पूरे 1.25 घंटे बाद हम पहुंच गए हैं युगांडा के एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। लंबे होने का नुकसान भी देखो, फ्लाइट में सर लगता है छोटे प्लेन में फायदे तो है, नुकसान भी है ना। यहाँ से खड़ा हुआ जा रहा परमवीर से, ना वहीं खड़ा हो पा रहा फंस गए, देखो सर लग गया। हाँ और क्या सर। युगांडा का इमिग्रेशन हमने क्लियर कर लिया है, तो वेलकम टू युगांडा फर्स्ट ऑफ ऑल। और वीज़ा जो हमने लिया था वो ई वीज़ा लिया था, जिसकी कीमत थी $50, और ई वीज़ा अप्लाई करने के मतलब 3 से 4 दिन में आता है, और अगर आपको फास्ट ट्रैक चाहिए तो वो 1 ही दिन में आ जाता है। हमने जो वीज़ा था वो अप्लाई कराया फास्ट ट्रैक से, और
हमें वीज़ा दिया यहाँ पर आकर 3 महीने का, लेकिन जो ई वीज़ा होता है ना उसे लेके आप 6 महीने के अंदर आ सकते हैं। मतलब कि ई वीज़ा जैसे अप्रूव हुआ तो 6 महीने में आप आ जाओ। यहाँ आकर जब एंट्री मिलेगी तो 3 महीने की आपको एंट्री मिलेगी और वो स्टिकर वीज़ा यहाँ पर इन्होंने लगाया है। और हाँ भाई, ये भी हो सकता है कि जो हमारा वीज़ा है वो ऑर्डिनरी में ही अप्रूव हो गया हो, लेकिन हमें सुबह फ़्लाइट बुक करनी थी, इसलिए हमने बोला जिनसे हमारा वीज़ा हो रहा था कि भैया आप इसे चाहे फास्ट ट्रैक में करवा दो, लेकिन करवा दो। तो वीज़ा हमारा आ गया था 1 से 2 दिन में। अभी वो पता लगेगा फास्ट ट्रैक में आया या कैसे आया। ऑर्डिनरी भी हो सकता है, लेकिन फ़ीस उस पर लिखी हुई है जो रिसीट आई है ई वीज़ा की कि $50 है। और ये वीज़ा करवाया था नीलेश भाई ने हमारे, जो रहते हैं कंपाला युगांडा में ही और काफ़ी पुराने मेरे दोस्त हैं। तो बाकी उनसे चल के मिलेंगे, फिर बात करेंगे वीज़ा के बारे में, और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बता देंगे। लेकिन 1 से 2 दिन में ही वीज़ा आ गया, फास्ट ट्रैक वीज़ा मिल जाता है। और आके कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, कोई प्रिंट आउट नहीं मांगा। इमिग्रेशन वाले बहुत बढ़िया थे, उन्होंने आते ही हमारे को स्टैम्प मारी, स्टिकर वीज़ा लगा के दिया और हम आ रहे हैं बाहर। हम करेंसी एक्सचेंज कराने लगे हैं और करेंसी का रेट है $3550 और यहाँ भी युगांडा शीलिंग्स चलते हैं। युगांडा शीलिंग्स 1 USD का 3550 यहाँ मिल रहा है। तो हमने बहुत सारे काउंटर्स पे जाके रेट चेक किया, तो रेट था जो इस वाले काउंटर पे सबसे अच्छा मिल रहा था। मतलब हमें अभी तो तंजानियन शीलिंग एक्सचेंज कराने थे, तो उसका रेट 1.25 मिल रहा था। मतलब 1 शीलिंग के 1.2 मिले हैं और 1 शीलिंग के 1.25 भी मिल रहे थे एक जगह पे। तो कभी आए हैं आप लोग तो आप लोग चेक कर सकते हैं अलग अलग शॉप्स पे रेट्स। 250 रुपये नुकसान करा दिया आपकी वीडियो में। एक नोट और मिलता 10,000 शीलिंग का। मुझे कह रहा था, कह रहा ट्राई कर लो। मैं बोल रहा, मैंने 2 बार बोला भैया एक बार इससे पूछ लो, इससे पूछ लो। मेरे हाथ में कैश था, मैं पूछ लो आपने देखा नहीं। मतलब छोड़ो अब, कोई बात नहीं। हम तो 1.1 ही लेके राजी हो रहे थे, 1.2 तो ले आया तू कम से कम। चल अब इनके रेट ट्राई कर लेते हैं, एयरटेल और MTS के। तो रेट देख रहे हैं पहले MTN के ये रेट हैं। एंड हाउ मेनी डेज इट विल? It's non-expired. नॉन एक्सपायर, वेरी नाइस। Open. भाई ये ओपन है, एक्सपायर ही नहीं होंगे जब तक यूज़ होता रहेगा तब तक। 8 GB 25,000, मतलब भारतीय रुपए के लगभग 41 से भाग कर दो आप। मतलब कि एक भारतीय रुपए में लगभग 41 युगांडन शीलिंग मिलेंगे हमें। और हमने एयरटेल पे भी रेट पता किए हैं, और एयरटेल पे जो हमें सिम मिल रहा है वो मिल रहा है 1 वीक के लिए 11 GB डाटा सेम प्राइस में 25,000 शीलिंग में। देखो भाई, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी कामयाब होती जा रही हैं। ये अराइवल है युगांडा एयरपोर्ट का, और इस अराइवल पे ड्यूटी फ्री शॉप है। बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे भी मैंने नहीं देखा ड्यूटी फ्री शॉप, बड़े एयरपोर्ट्स पे भी कई जगह नहीं होते, अराइवल्स पे यहाँ पर है। तो सिम तो हमने ले लिया, लेकिन 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया सिम लेने में। अब हमारा बाहर ड्राइवर वेट कर रहे हैं। हम अभी उतरे एंटेबे एयरपोर्ट पर युगांडा के, और एंटेबे जो है यहाँ सिटी है, एंटेबे इसी सिटी के नाम से ये एयरपोर्ट है। और यहाँ से जो मेन कैपिटल है कंपाला, वो लगभग है 45 किलोमीटर की दूरी पर। और हमने वहाँ पर हॉस्टल में रूम बुक कराए इस बार। देखते हैं चल के कितनी देर लगती है आगे बाहर। ये रे भाई विलियम, सॉरी, परमवीर बेनीवाल जी, वेरी नाइस। सही स्पेलिंग लिखे नाम की। VIR लिखा पहली बार किसी ने। नहीं तो किसी ने सुना ही नहीं होता है नाम, कुछ भी लिखता है इधर W की जगह। एयरपोर्ट पता है यहाँ से कितनी दूर है अपने शहर से, हॉस्टल से? कितना? 1 घंटा, 50 किलोमीटर। हाँ। वो तो इस टाइम पे 1 घंटा है। अपन 8 बजे लैंड हुए थे, 10 बज गए। 8 बजे गया, 8:30 बजे लैंड हो चुके थे। 8-10 पे हुए थे लैंड तो। हाँ, एयरटेल वाले ने बहुत देर लगा दी यार। एक मतलब हमसे आगे 4 लोग और थे, लेकिन 1 घंटा लगा दिया 6 लोगों को उसने सिम देने में। और ये भाई हमारा वेट कर रहे थे, विलियम भाई, ये हमारे नीलेश भाई हैं, उन्होंने भेजा इनको। ये हमें हॉस्टल तक छोड़ देंगे, और हॉस्टल का रास्ता परमवीर ने देखा है, वो बता रहे कि 50 किलोमीटर दूर है और लगभग 1 घंटे में हम पहुंचेंगे यहाँ से। तो भाई ये हमारी गाड़ी, ये भी कुछ अलग ही देखी है मैंने कौन सी गाड़ी है। और ये है युगांडा का नंबर। विच कार इज दिस? टोयोटा इनोवा। ओके भाई, टोयोटा इनोवा। ये तो भाई ये कैसी इनोवा है भाई? एक मिनट, नोहा लिखा है, नोहा। पता नहीं कैसे कैसे टोयोटा नोहा है, इनोवा का नोहा बना दिया। लेकिन अपनी इनोवा से तो ये अलग है। ऊंची लंबी सी है, मेटाडोर टैक्सी टाइप। लेट्स गो। सो भाई निकल पड़ी है सवारी, और घड़ी में हुए 9:59। 11:03 हुए हैं। लगभग 1 घंटा 4 मिनट में हम पहुँचे हैं इस हॉस्टल में, जहाँ पे हमने करा रखा है रूम बुक। चलिए भाई आगे चल। तो हम पहुँच गए हैं अपने हॉस्टल में,
रात के लगभग 11:30 बजने वाले हैं। चेक इन वगैरह हमने कर लिया है और ऊपर जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। ये है अपना रूम आज का, और हमने 2 रूम लिए हैं। पहले हॉस्टल का रूम लिया था, वो छोटा सा था, हमने डॉर्मेट्री बेड वगैरह नहीं लिया हॉस्टल में, तो वो पहला रूम देखा वो बहुत ही छोटा था। तो मैंने परमवीर ने एक दूसरे की तरफ देखा, मैं बड़ा ही ले लेते हैं कुछ, और मैं वैसे भी हॉस्टल कल्चर में थोड़ा सा रहा नहीं हूँ कभी ज़्यादा। और ये बालकनी भी है भाई इस वाले रूम में। और जो एक और रूम हमने लिया है जिसमें परमवीर है, उसमें बालकनी नहीं है, लेकिन हमने पे बराबर किया है दोनों का। मतलब ये जो रूम है हमें पड़ा है $50 पर रूम, और ये इसका टॉयलेट है। तो हमने 2 रूम लिए हैं तो $100, और हमने अभी $300 दे दिए उनको 3 रातों के लिए। और इसमें अपना प्राइवेट बाथरूम भी है, दूसरी जगह पे हमें शेयर्ड बाथरूम का इस्तेमाल करना पड़ता। और ये बढ़िया भाई, ये अपना ठिकाना है यहाँ युगांडा में रहने के लिए अगले 3 दिन के लिए, बुश पिग हॉस्टल।